तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 7 इतिहास, हरियाणा बोर्ड की किताब है ये, और इसका पाठ नंबर 7 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पाठ का नाम है आपका सुहेलदेव एवं पृथ्वीराज चौहान। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, एक जानकारी है जो कि आपको स्टार्टिंग में दे देता हूँ। आपको जो है ये कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर के नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और MCQs, ये सारी चीज़ें आपको वीडियोस में भी मिल जाएंगी और लिखी हुई भी मिल जाएंगी। तो दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट आप कर सकते हो। साथ में फर्स्ट कमेंट भी चेक कर लेना, तो वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको लिंक। चलो अब शुरू करते हैं। आओ जाने कितना सीखा। भाई बता दो कितना सीख के आए हो। देखते हैं, आपका टेस्ट भी हो जाता है यहाँ पे। पहला प्रश्न, चौहान वंश के शासकों ने खालिस्तान तक शासन किया। यानी कि हमसे क्या पूछ रहे हैं कि चौहान वंश के जो शासक थे, बहुत सारे शासक आए, बहुत सारे चले गए, तो उन सारे शासकों ने कुल मिला के कब से कब तक शासन किया है। 8वीं से 11वीं सदी तक, 9वीं से 12वीं, 10वीं से 13वीं और 7वीं से 10वीं सदी। कब तक करा है? 9वीं से 12वीं सदी तक उन्होंने शासन करा है। दूसरा जो प्रश्न है वो है, बहराइच के राजा खालिस्तान के उपासक थे। यानी कि किसके उपासक थे, किस भगवान के उपासक थे? सूर्य देव, भगवान राम, दोनों कै और खै को, और इनमें से कोई नहीं। तो किसके उपासक थे? वो सूर्य देव की पूजा करते थे, उन्हीं के यज्ञ वगैरह करते थे। चलो अगला प्रश्न है हमारे पास, वो है चौहान वंश की राजधानी खालिस्तान थी। यानी कि क्या थी उनकी राजधानी, वो हमसे पूछा जा रहा है। ये जो है देखो, चौहान वंश की जो मेन जो राजधानी रही है काफी लंबे समय तक, वो थी अजमेर। अजमेर को उन्होंने अपनी मेन राजधानी बनाया, जिसमें जो है शुरुआत से लेके अंत तक बहुत लंबे टाइम तक जो है यही राजधानी रही। बीच में चिंदी मिंदी थोड़ी बहुत बदलाव भी आए, लेकिन खास तौर पे हमें देखने को मिला अजमेर ही राजधानी रही थी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, वो है हमारा, राजा सुहेलदेव ने सालार मसूद को उसकी सेना के साथ पराजित करने के बाद जीत के उपलक्ष्य में खालिस्तान बनवाए। यानी कि सालार मसूद की हत्या कर दी थी ना राजा सुहेलदेव ने, वो आक्रमण करने आया था सालार मसूद, तो उसको जो है लुढ़का दिया था। और उसके बाद में जो है इन्होंने क्या बनवाया था, यानी कि खुश हो गए भाई, क्योंकि बहुत खतरनाक बंदा था ये, महमूद गजनवी के साथ ही था कोई, तो खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा था। उस उपलक्ष्य में जब ये जीत गए तो क्या बनवाए थे उन्होंने? पोखर, बांध, सड़कें, महल। तो क्या बनवाए? पोखर बनवाए थे। तालाब टाइप से के होते हैं तो उनको जो है पोखर कहते हैं, तो वो जो है इन्होंने बनवाए थे। अगला जो प्रश्न है वो है, पृथ्वीराज खालिस्तान वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे। यानी कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो कितनी आयु के थे? बच्चे थे, बूढ़े थे, जो भी उम्र थी, कितनी उम्र थी जब वो राजा बने थे? 10, 11, 12, 13। तो कितने थे वो? 13 साल के थे। बेचारा छोटकू सा बच्चा था, शायद आप ही की उम्र का होगा, है ना। उस टाइम पे वो राजा बन चुका था, बहुत बड़ी सल्तनत का राजा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, वो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। भाई रिक्त स्थान भरने हैं खालिस्तान। तो पहला प्रश्न है, सुहेलदेव खालिस्तान राज्य के शासक थे। कौन से राज्य के शासक थे सुहेलदेव? बहराइच राज्य के। नायकी देवी गुजरात के राजा खालिस्तान की माँ थी। किसकी माँ थी वो? मूलराज द्वितीय की माँ थी। चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी खालिस्तान थी, वो क्या थी? शाकंभरी। देखो हम थोड़ी देर पहले जो MCQs पढ़ रहे थे, बता रहा था ना, चौहान वालों की जो लंबे समय तक जो राजधानी रही थी वो थी अजमेर, लेकिन प्रारंभिक राजधानी यानी कि शुरुआती जो राजधानी, पहली राजधानी जो बनी थी वो थी शाकंभरी। बाद में जो है अजमेर बनाई गई थी। पृथ्वीराज रासो नामक जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? खालिस्तान है, मतलब कौन है वो? चंदबरदाई। तराइन का दूसरा युद्ध खालिस्तान में हुआ, कब हुआ? 1192 में। देखो यहाँ पे 1192 ईस्वी मत भरना, क्योंकि ईस्वी इन्होंने खुद लिख रखा है ना, तो 1192, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, तराइन के 2 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था 1191 के अंदर, और उसके अगले साल जो है, एक ही साल के बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। ये जो 2 तारीख है ना, इस चैप्टर से जरूर याद रखनी है, क्योंकि पूछ सकते हैं। खासतौर पर दोनों युद्ध महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले युद्ध में जो है महमूद गजनवी हार गया था, और बेचारा शर्मनाक होते हुए अपने गजनी लौट गया घर अपने। और उसके बाद अगले साल वो जो है अपने अपमान का बदला लेने आया, और 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी थी उसने। युद्ध हार गए थे वो कुछ गड़बड़ियों के चलते। सो ये सीन था पूरा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में टिक्का, अगर सही है तो ऐसा टिक्का मारना है, और गलत है तो लाल वाला मतलब ऑरेंज कलर में टिक्का कांटा मारना है। तो ये चिन्ह लगाने हैं। राजा सुहेलदेव ने 1027 से 1077 तक शासन किया। हाँ जी, बिल्कुल सही है। चौहान राजवंश के संस्थापक का नाम कृष्ण देव चौहान था। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे कोई राय करके नाम था बंदे का, ये नहीं था।
वासुदेव, हाँ राय वासुदेव, राजा वासुदेव, वासुदेव था शायद से, आई थिंक, जहां तक मेरे को याद आ रहा है ना, वासुदेव था आई थिंक। तो मतलब एमसीक्यूज की जो वीडियो है ना उसमें मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट वो एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे, उसकी टेंशन लेने की आपको दिक्कत नहीं है। बट फिलहाल जो है यहाँ पे जो मेन अपने क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पृथ्वीराज चौहान के विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत पृथ्वीराज रासो है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक ग्रंथ है, ये पृथ्वीराज रासो, और इसमें से काफी हद तक हमें जानकारी मिली है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जो लेखक थे, मतलब पांच छह ग्रंथ हो रहा है जिनमें से हमको पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी देखने को मिली थी। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, राय पिथौरा जो है उसको कहा जाता है। सुहेलदेव एवं सालार मसूद के बीच निर्णायक युद्ध का क्षेत्र चित्तौड़ झील से हटीला और अनारकली तक फैला हुआ था, बिल्कुल सही बात है। ये वो क्षेत्र था जहां पे बहराइच का युद्ध लड़ा गया था। याद रखना ये युद्ध कहां से कहां तक लड़ा गया था, बहराइच का युद्ध था, जिसके अंदर राजा सुहेलदेव जीत गए थे, और उसके बाद ये सालार मसूद बाय बाय हो गया था इसका, भाई काट डाला था इसको। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, उचित मिलान करें। हमको मिलाने हैं तुक्के, चलो मिलाते हैं भाई तुक्के। देखो प्रशासनिक क्षेत्र, राजा सुहेलदेव के टाइम पे जो है ना प्रशासनिक क्षेत्र 21 भागों में बटा हुआ था, तो यहाँ पे 21 इस तरीके से आया हुआ है, यहाँ से इस वाले में भरते हैं, मजा आता है ना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ले जाने में। बहराइच, बहराइच के राजा का क्या नाम था? सुहेलदेव, है ना। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान को अब यहाँ पे 6 भाषाओं का ज्ञान था, 6 भाषाएं थी जो उसको आती थी। तराइन का पहला युद्ध, ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, 1191 में, और जून 1034 में हुआ था बहराइच सेना पर हमला। ये खतरनाक बहराइच का युद्ध जून 1034 में हुआ था, ठीक है। मतलब 1034 याद रखना, जून वून याद मत रखना, कोई दिक्कत नहीं है, बट 1034 जरूर याद रख लेना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अभी आ गए थोड़े ढंग के प्रश्न, मतलब पहले अभी तक जो प्रश्न आ रहे थे वो एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, ना भी आए, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में आते हैं। सो आपको अभ्यास में जब कर रहे हो ना, हर एक चैप्टर का आपको लघु उत्तर प्रश्न और इससे के बाद आते हैं थोड़े से बड़े वाले प्रश्न, तो वो दो जो पोर्शन हैं वो आपको जरूर से जरूर करने हैं, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। सो अच्छे से आपको उनको प्रिपेयर करना है। पहला प्रश्न, राजा सुहेलदेव ने युद्ध में किसे हराया था और भारत सरकार ने उनके प्रति किस प्रकार सम्मान व्यक्त किया? तो देखो राजा सुहेलदेव ने युद्ध में सालार मसूद को हराया था। ये सालार मसूद वही बंदा है ना जो आक्रमण करने आ रहा था, अरबी आक्रमणकारी था ये, महमूद गजनवी के बाद आया था आई थिंक। सो यहाँ पे जो है सालार मसूद को इसने हरा दिया, और भारत सरकार ने राजा सुहेलदेव पर डाक टिकट जारी करके उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया है कि भाई साहब तुमने हमारे देश के लिए, हमारे धर्म की, अपने देश की इतनी रक्षा करी, उसके सम्मान के लिए जो है भारत सरकार ने डाक टिकट जारी करे थे। डाक टिकट होते हैं वो स्टिकर से लगे होते हैं ना, छोटे छोटे से, मतलब एक चिट्ठी से होती है, उसमें छोटे छोटे स्टिकर लगे होते हैं, तो वो स्टिकर से टाइप में जारी करे गए थे। पृथ्वीराज चौहान कौन थे? उनके जीवन और कार्यों की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं? बहुत सारे स्रोत है। देखो अभी हम थोड़ी देर पहले सही गलत वाले में देख रहे थे ना कि क्या जो है एक ग्रंथ था, रुको मैं थोड़ा लेके जाता हूँ, आपको याद आएगा। ऐसे याद नहीं आता आपको, मेरे को पता भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पृथ्वीराज चौहान के विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत पृथ्वीराज रासो है। तो ये जो स्रोत है ना वो कौन कौन से, वो इस वाले क्वेश्चन में डिस्कस हो रखे हैं हमारे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1165 में हुआ। अब कौन थे भाई वो बताना है, मतलब माता पिता बता दो, जन्म बता दो, यही बता सकते हैं हम। यह अजमेर के शासक सोमेश्वर और कमला देवी के बेटे थे। अब उनके जीवन और कार्य से के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? उनके जीवन और कार्यों की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं पृथ्वीराज विजय, एक किताब है ये सारी की सारी, ठीक है। हमीर महाकाव्य, महावाक्य है, और पृथ्वीराज रासो, ये 3 तो काफी फेमस किताबें हैं जहां से हमें मेजर जानकारी मिलती है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान का राज्य कहाँ तक फैला था? उनके राज्य का प्रशासनिक प्रबंधन किस प्रकार का था? देखो ये पै कहाँ गया भाई, घर चला गया क्या? पृथ्वी पैरी, ठीक है ना, घर चला गया, पृथ्वी पैरी चला गया, गायब हो गया। चलो पृथ्वीराज चौहान का राज्य है राजस्थान और हरियाणा तक फैला था। देखो खास तौर पे तो हमें देखने को मिला था गुजरात के अंदर भी थोड़ा बहुत वो फैला था। अब बुक के अंदर इतना डिस्कशन नहीं दे रखा भाई कहाँ से कहाँ तक फैला था, बुक में नहीं बता रखी वो चीज। हाँ थोड़ा बहुत बताया कि हाँ इसने ये सल्तनतें जीती, लेकिन मेजरली अगर हम देखते हैं तो वो था राजस्थान और हरियाणा, ये तो पूरा कब्जे में था, और गुजरात का भी कुछ हिस्सा वो कब्जा करके बैठे हुए थे। चौहान राज्य में शासन जो है, अब ये तो हो गया कहाँ तक फैला था, उसके राज्य का प्रशासनिक प्रबंधन बताना है, प्रशासन किस तरीके से मैनेज होता था, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है।
चौहान राज्य में शासन राजतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत होता था। राजा राज्य का प्रधान होता था और राज्य की सभी शक्तियां उसमें निहित होती थी। वह राज्य का सबसे बड़ा कानून निर्माता, शासन प्रबंधक, सेनापति और न्यायाधीश होता था। यानी कि ऑल इज वेल, सब भगवान, मतलब नेक्स्ट लेवल का बंदा हो जाता था ये। मतलब जैसे होता है ना कि हमारे समाज के अंदर भगवान को जो दर्जा दिया गया है, यहाँ पे भी राजा का वही दर्जा था उस टाइम पे। मतलब नेक्स्ट लेवल, सारी जो मन कर रहे भाई राजा वो करेगा, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। कानून उसको बनाने हैं भाई, शासन जो भी मर्जी करेगा वो चलाएगा, वैसे चलाएगा। सेनापति, न्यायाधीश, सेनापति क्या होता है, सेना का पति, यानी कि विवाह नहीं करेगा वो, सेना का लीडर जो होता है, मेन लीडर, और न्यायाधीश जो भी कानून वानून सब पास करने हैं, निर्णय देना, सब भाई राजा के अंडर में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी वंश के अंदर ऐसा था, मैं पहले से भी चैप्टर्स के अंदर बताता आया हूँ कि हर एक राजा जो बनते थे पहले, वो बिल्कुल सेम टू सेम इस तरीके से ही काम करते थे। सभी को असीम शक्तियां प्राप्त थी, वो कुछ भी कर सकते थे अपनी मर्जी से। ठीक है, सो हर एक का सेम लिखना होता है, ये तो कुछ अलग होता नहीं है। राजा शासन को चलाने के लिए युवराज, मंत्री और बड़े पदाधिकारियों की सलाह भी लेता था। कहीं गलत सलत फैसला हो जाए, प्रजा के हित में ना हो, तो वो सलाह भी लेता था। लेकिन कुछ राजा तो ऐसे हरामी थे, उनको प्रजा से कुछ लेना देना नहीं था, तो वो मंत्रियों से ऐसी सलाह लेते थे भाई कैसे इस जनता को और ज्यादा लूटा जा सके। खतरनाक खतरनाक बंदे थे यार। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, आइए विचार करें। विचार करने वाले क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बड़े वाले 3 नंबर वाले टाइप में क्वेश्चन आते हैं ये। चलो देखते हैं, राजा सुहेलदेव के प्रतिरोध की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। यानी कि हमको क्या बताना है, राजा सुहेलदेव का प्रतिरोध। या फिर जो है ना, सेम क्वेश्चन को जो है हम एक तरीके से और पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ पे एक लड़ाई हुई थी, बहराइच का युद्ध। राजा सुहेलदेव ने लड़ा था, सालार मसूद को हराया था। ये जो है कई बार डिस्कस हो चुका है इसी वीडियो के अंदर ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हम वो चीज डिस्कस कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत जो है, क्योंकि लड़ाई देखो, प्रतिरोध क्या होता है, संघर्ष, जो लड़ाइयाँ उन्होंने अपने जीवन में जो कष्ट सहे हैं, जो भी कुछ अचीवमेंट करी हैं, कैसे उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, क्या हुआ उन लड़ाइयों का, तो वो ही चीजें हमें बतानी है। खास तो मेन जो था वो था बहराइच का युद्ध, वो तो डिस्कस करना ही करना है इस क्वेश्चन में। साथ में आसपास का थोड़ा बहुत और भी था, तो वो भी डिस्कस कर रखा है। अपने पिता परसेनजीत की मृत्यु के बाद, नहीं याद रहे ना नाम, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पिता की मृत्यु के बाद ऐसे कर लेना, नहीं याद रहे तो अच्छी बात है। तो उसकी मृत्यु के बाद जो है 1027 में सुहेलदेव बहराइच राज्य के शासक बने। राजा सुहेलदेव ने अवध और उसके आसपास के विभिन्न क्षेत्रों को संगठित करके एक सुदृढ़ राज्य का निर्माण किया। राजा सुहेलदेव ने अपने पराक्रम एवं बुद्धिमता से राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हुए गोरखपुर से सीतापुर, गोंडा, लखनऊ, बारांकी, उन्नाव, लक्ष्मीपुर तक इसको फैला दिया। जून 1034 को सुहेलदेव के नेतृत्व में एक बड़ी सेना ने सालार मसूद की फौज पर हमला कर दिया। ये जून से यहाँ से शुरुआत होता है बहराइच के युद्ध का। तो अगर बहराइच का युद्ध पूछे तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये बहराइच का युद्ध है। ठीक है, सो यहाँ पे फौज पर हमला कर दिया। इस युद्ध में जो है सालार मसूद ज्यादा देर नहीं ठहर पाया। सुहेलदेव के धनुष दोबारा छोड़ा गया। एक विष बुझा बाण, यानी कि उसमें जहर लगाया और बुझा दिया, आग में जला के कुछ करते होंगे जुगाड़, मेरे को नहीं पता, मैंने विष नहीं बुझाया भाई। तो जो भी था, जहर लगा के उस बाण को, उसको जो है सालार मसूद के गले में मार दिया। वैसे भी अगर तीर गले में लग जाए तो वैसे भी मरना था, लेकिन वो भाई जहरीला और था, ऊपर से बचने के चांस थे ही नहीं, जिसकी वजह से उसका देहांत हो गया, मर गया वहीं पे। चलो अगला प्रश्न है हमारे पास में, वो है पृथ्वीराज चौहान द्वारा अपने साम्राज्य के में स्थापित प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में संक्षेप में व्याख्या करें। भाई तीनों पूछ लिया हमसे इन लोगों ने, प्रशासनिक भी पूछ लिया, आर्थिक भी पूछ लिया और सामाजिक भी पूछ लिया, क्या क्या सीन चल रहे थे। देखो प्रशासनिक तो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं ये चीज, अब कहाँ डिस्कस करी है वो मैं दिखाता हूँ आपको, नहीं याद आए तो कोई बात नहीं है भाई। देखो यहाँ पे पूछा था ना, उनके राज्य का प्रशासनिक प्रबंधन है ना, वही चीज है। यहाँ से चौहान राज्य में, यहाँ से जो है यहाँ तक, ये सारा प्रशासनिक प्रबंधन था। तो वही सेम चीजें जो है आप यहाँ लिख सकते हो इस वाले उत्तर में भी। देखो चौहान राज्य में शासन राजतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत होता था। राजा राज्य का प्रधान होता था, राज्य की सारी शक्तियां उसमें निहित होती थी। वह राज्य का सबसे बड़ा कानून निर्माता, शासन प्रबंधक, सेनापति, न्यायाधीश, सब कुछ वही होता था। राजा शासन को चलाने के लिए युवराज, मंत्री और बड़े पदाधिकारियों की सलाह भी लेते थे। तो ये थी इनकी प्रशासन की व्यवस्था। अब आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक में होता है पैसे का मामले में क्या करते थे ये लोग। राज्य की आर्थिक व्यवस्था खेती पर आधारित थी, कृषि पर। इसके अतिरिक्त उद्योग भी उन्नत थे। कपड़ा, बर्तन, पत्थर की मूर्तियों से संबंधित उद्योग इनके उस टाइम पे प्रमुख मानने को, देखने को मिलते थे। सामाजिक व्यवस्था, समाज के अंदर कैसा ऊंच नीच क्या चल रहा था तो वो बताएंगे। दिल्ली व आसपास के राजपूताना क्षेत्र में वर्णाश्रम
समाज का मुख्य आधार था। इसके अतिरिक्त उन्हें अनेक आएगा यहाँ पे, आई थिंक तो अनेक उपजातियां बन चुकी थी। उस समय सती प्रथा और जौहर प्रथा समाज में प्रचलित थी। तो ये कुछ प्रथाएं थी। मतलब दोनों प्रथाओं के अंदर बेसिकली क्या होता है, अगर पति की मृत्यु हो जाती है, या तो मर गया या मृत्यु हो गई है, मारा भी जाता है ना युद्धों के दौरान, तो कुछ भी केस रहा हो, पत्नी को जो है अपने प्राण त्यागने होते थे। जौहर प्रथा के अंदर वो खुद अपनी इच्छा से अपनी इज्जत बचाने के लिए आग में कूद जाती थी। सती प्रथा में मजबूरन जो है उसको अपने पति के साथ आग में जो है जला दिया जाता था। तो दोनों प्रथाओं में स्त्री की हत्याएं होती थी, मतलब मर जाती थी स्त्री। तो उस टाइम पे ये व्यवस्थाएं जो है, जो समाज के अंदर है, ये कुछ प्रथाएं थी जो प्रचलित होती जा रही थी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध का विश्लेषणात्मक वर्णन करें। मोस्ट IMP है ये, ठीक है ना, यानी कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, जरूर से जरूर कर लेना इस वाले प्रश्न को। ये जो है पूरा नहीं आएगा कभी भी एग्जाम में। या तो पूछेंगे तराइन के पहले युद्ध का वर्णन करो, या पूछेंगे तराइन के दूसरे युद्ध का वर्णन करो। यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछ लिया भाई दोनों युद्धों का वर्णन करो एक ही क्वेश्चन में। इनको भी शर्म नहीं आई क्वेश्चन में इतना भरते हुए। चलो कोई ना, 1100 पहले युद्ध की बात करते हैं जो कि 1191 में हुआ था। 1191 में महमूद गोरी ने अपनी सैनिक तैयारी के साथ दिल्ली विजय की योजना बनाई। उसका मन क्या था कि मैं दिल्ली जीतूंगा, दिल्ली में अपना झंडा ठोकेंगे जाके। लेकिन उससे पहले आ रहा था रास्ते में पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली से 80 मील दूर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन यानी कि तरावड़ी के स्थान पर घमासान युद्ध हो गया। इस युद्ध में चौहान सेना ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के भाई गोविंद राय ने मोहम्मद गोरी पर हमला करके उसे घायल कर दिया। अब जख्मी शेर हो गया था वो। युद्ध में गोरी की बुरी तरह से पराजय हो गई। गोरी की सेना जान बचाने के लिए भाग गई। कहाँ भाग गई? अपने घर जहां से आई थी वो लौट गई वापिस। लेकिन जो है शुरुआत तो भाई शुरुआत थी। अब ये दूसरा युद्ध हुआ था उसके बाद अगले ही साल 1192 में। तराइन के पहले युद्ध में हारने के बाद मोहम्मद गोरी गजनी लौट गया, परंतु वह अपनी अपमानजनक पराजय को नहीं भूल पाया। मोहम्मद गोरी अपनी पिछली पराजय का बदला लेना और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अब भी दिल में कसक थी कि भाई नहीं, हम जाके कब्जा करके आएंगे। उसने अपनी सेना को एकत्रित करके 1192 में भारत पर फिर से हमला कर दिया। गोरी की सेना में 1,20,000 सैनिक थे, और इतने सारे सैनिक गोरी की सेना में थे तो बाई चांस था उसका कहीं ना कहीं जीतने का। पृथ्वीराज को जब यह पता चला तो वह भी अपने अधीनस्थ राजाओं, क्योंकि इसकी सेना इतनी बड़ी नहीं थी जितनी सेना इसकी थी, तो इसने क्या करा, अड़ोसी पड़ोसी राज्य थे जो राजा थे उनसे सहायता मांगने के लिए जो है तराइन के मैदान में मुकाबला करने के लिए आ खड़ा हुआ कि चलो आ जाओ भैया। अपने आसपास के राजाओं की भी मदद ले ली। मोहम्मद गोरी ने रणनीति बनाकर क्या कांड करा, सुबह सुबह ही राजपूतों के शिविर पर हमला कर दिया। जिस समय सैनिक अपने नित्य कार्य से निवृत्त हो रहे थे, यानी कि वो जो है फ्रेश होने गए हुए थे, और बेचारों को वहीं पे लुढ़का दिया गया। मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर उनकी हत्या कर दी गई। इस विनाशक युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में दिल्ली सल्तनत की एंट्री हुई। दिल्ली सल्तनत की इन्होंने स्थापना करी थी। तो देखो ये क्वेश्चन जो है तराइन का युद्ध तो बन रहा है, ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध है बेसिकली। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछे, थोड़ा सा ट्विक कर सकते हैं क्वेश्चन को, पूछ सकते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, तो वो इस युद्ध में हुई थी। 1192 वाला जो ये युद्ध है ना, इसी का डिस्कशन करना पड़ेगा आपको कि भाई ऐसे ऐसे कांड हुआ और उसके बाद जाके इनकी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो पाई थी। तो कंफ्यूजन नहीं होना कि भाई अगर एग्जाम में आ जाए दिल्ली सल्तनत का के बारे में बताइए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, तो इस तरीके से हुई थी तराइन के युद्ध के बाद में। या फिर आपसे तराइन के युद्ध तो पूछ ही लेंगे, वो तो सीधा सीधा लिख दोगे आप। चलो अगला प्रश्न है, जून 1034 में सुहेलदेव एवं सालार मसूद के मध्य लड़े गए युद्धों को निर्णायक युद्ध कैसे कह सकते हैं? यानी कि युद्ध लड़ा गया था जो 1034 में, खतरनाक युद्ध था और ये निर्णायक युद्ध था। बहुत खतरनाक युद्ध तो था, हार गया बेचारा सालार मसूद, मारा गया। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे राजा आए, लड़ाई करी, मारे गए, लेकिन इसी को हम निर्णायक युद्ध क्यों कह रहे हैं? मतलब एक निर्णय बना दिया, फाइनल डिसीजन हो गया कि अब के बाद कुछ अलग होने वाला है, तो वो कैसे कह सकते हैं हम, वो साबित करना है। जून 1034 को सुहेलदेव के नेतृत्व में एक बड़ी सेना ने सालार मसूद की फौज पर हमला करा। ये सेम टू आधा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम लिखना आपको, बहराइच के युद्ध वाला, ठीक है ना, बहराइच के युद्ध का वर्णन करो, तो वो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी रहेगा। सालार मसूद की फौज पे हमला करा, उसके बाद इस युद्ध में सालार मसूद ज्यादा देर टिक नहीं पाया। सुहेलदेव के धनुष द्वारा छोड़ा गया एक विष बुझा बाण सालार मसूद के गले में आ लगा, जिससे उसका देहांत हो गया। देखो ये लाइनें आपको कॉमन सी लग रही होंगी, और ये जो कॉमन लाइन है ना, ये याद रख लेना भाई, एग्जाम में आ सकती हैं, बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। इसके दूसरे दिन ही जो है शिविर की देखभाल करने वाला सालार इब्राहिम भी बचे हुए सैनिकों के साथ मारा गया।
सैयद मसूद को उसकी विशाल सेना से के साथ समाप्त करने के बाद राजा सुहेल देव ने विजय पर्व मनाया, यानी कि खुशी मनाई, भाई निपट गया राजा। अब ये जो युद्ध हुआ था 1034 में, तुर्क सेना की इस पराजय के बाद लगभग 140 सालों तक किसी भी तुर्क सेनापति ने भारत को लूटने और यहाँ इस्लाम का प्रचार करने का साहस नहीं किया। तो ये सारी चीजें जो बता रही है, यानी कि देखो युद्ध था, ठीक है, नॉर्मल सी बात थी, लेकिन इस युद्ध के 140 साल तक भी किसी की औकात नहीं हुई कि भाई यहाँ पे आए और यहाँ पे आके भारत को लूट सके। तो कह सकते हो ना भाई ये निर्णायक युद्ध था कि नहीं था। इतना खतरनाक निर्णय जिसकी वजह से जो है 140 साल तक उनकी हिम्मत नहीं हुई राजाओं की, भारत से डर लगता था। अब ये सबसे प्यारा क्वेश्चन आओ करके देखे, जिसके अंदर आपको दिख ही रहा है, पृथ्वीराज चौहान द्वारा जीते गए विभिन्न राज्यों की सूची बनाइए और मानचित्र पर दर्शाइए। देखो भाई छात्र श्रम करे। अब ये मैंने क्यों लिखा है, मजबूरी है भाई, एक तो देखो मैप नहीं मिला मेरे को कहीं पे, और खुद भरने में बहुत टाइम लगता है, बनाने में पूरा मैप बनाने में बहुत ज्यादा ही टाइम लग जाता है। सो अभी बाकी भी जो क्वेश्चन है चैप्टर से वो करवाने हैं, बाद में अपडेट करता रहूंगा इनको मैं, लेकिन ये कुछ काम के क्वेश्चन तो होते नहीं है ढंग के, तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली हरियाणा की सल्तनतें खास तौर पे जो है हांसी, रेवाड़ी और गुजरात की जो रियासत थी, ठीक है, ये जो रियासतें थी मेजरली, इन रियासतों पर पृथ्वीराज चौहान ने जो है कब्जा करा था लड़ाई करके, और उसके उनको जो है आप मैप पे इंडिकेट कर सकते हो कहाँ कहाँ से है, ठीक है। तो ये है आपका बस, तो इसको मैं बाद में अपडेट कर दूंगा कभी टाइम लगेगा तो। फिलहाल इसमें इतना ही लिखना है, या फिर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में नहीं आने वाला बिल्कुल भी। चलो अब वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।